नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम डी चार्ट्स बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ उसका फलित कैसे करें ये भी सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि डी सिक्स चार्ट को कैसे बनाया जाए और उसका फलादेश कैसे करें। डी सिक्स चार्ट, जिसको षष्ठांश चार्ट भी कहते हैं, षष्ठांश, जैसे डी टू को हो रहा, डी थ्री को देशकांड, डी फोर को चतुर्थांश और डी फाइव को पंचमांश, और इसी तरह से डी सिक्स को षष्ठांश चार्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डी सिक्स चार्ट कैसे बनाया जाए। एक राशि जिसका मान 30 डिग्री होता है उसको हम 6 से भाग कर देते हैं तो हमें मिलते हैं 5 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि षष्ठांश चार्ट में जो 6 हिस्से बनेंगे, एक राशि के जो 6 हिस्से होंगे, वो हर हिस्सा 5-5 डिग्री का होगा। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा और छठा भाग कितने कितने डिग्री के बनेंगे? 5-5 डिग्री। तो 5 डिग्री, 10 डिग्री। अब देखिए, मैं 5-10 ऐसे लिख रही हूँ, इसको एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए कि पहला भाग होगा 0 से 5 डिग्री तक, दूसरा होगा 5 से 10 डिग्री तक, तीसरा होगा 10 से 15 डिग्री तक, चौथा 15 से 20 डिग्री तक, और फिर 20 से 25 डिग्री और 25 से 30 डिग्री तक के भाग बनेंगे। अब इसमें क्या देखना है कि विषम और सम राशि देख लीजिए आप। वैसे तो आवृत्ति के आधार पर लास्ट जो हमने बनाया था डी फाइव चार्ट, वो हमने आवृत्ति के आधार पर बनाया था, लेकिन अब आप यहाँ देख लीजिए कि कोई ग्रह अगर विषम राशि में है या सम राशि में है, इस तरह से आप नोट कर लीजिए। तो विषम राशियां कौन सी होती हैं आप जानते ही हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इसी तरह से यहाँ पे सम राशियां कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। ठीक है, तो ये तो हो गई विषम राशियां और ये हो गई सम राशियां। तो आइए जाने, अगर इसमें क्या कीजिए, आप नंबर लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद यहाँ 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अगर कोई ग्रह सम राशि में है तो वो तुला में जाएगा, 0 से 5 डिग्री के बीच है। अगर वो विषम में है तो मेष में जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि षष्ठियांश चार्ट को कैसे तैयार किया जाए। ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये राशि है एक्चुअली। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये हो गया मेष राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। ठीक है ना। इसी तरह से ये तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ठीक है। तो देखिए, अगर कोई ग्रह किसी के चार्ट में, सबसे पहले तो लगन को देखते हैं, है ना। सबसे पहले किसको देखा जाता है? लगन को देखा जाता है। तो चलिए एक चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने माना कि एक चार्ट है, वृश्चिक राशि का चार्ट ले लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही। अब यहाँ पे राहु देव है इस चार्ट में, यहाँ पे केतु देव है, यहाँ पर चंद्र देव हैं जिनकी डिग्री आ रही है 9 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये 9 डिग्री 12 मिनट के हैं। इसके बाद पहले ग्रहों को बिठा के फिर डिग्री लिखेंगे। फिर है शुक्र देव यहाँ पर, और यहाँ पर सूर्य देव हैं, यहाँ पर मंगल देव हैं, और यहाँ पर बुध देव हैं, यहाँ पर गुरु देव हैं, और यहाँ पर शनि देव है वक्रिय। ठीक है, अब इनके डिग्री इसको मेंशन कर देते हैं। ये डिग्री है, सूर्य देव की डिग्री है 28-52, चंद्रदेव की 9-12 हम लिख चुके हैं, मंगल देव की है 1-28, और बुध देव की है 1-1,
1 डिग्री 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, गुरुदेव की है 3 डिग्री 1 मिनट। शुक्रदेव की है 11 डिग्री 29 मिनट्स, 29 मिनट। शनिदेव की है 6 डिग्री 24 मिनट। ठीक है। अब अगर, और 1 मिनट लगन भी तो लिखना है, तो लगन हो गया 7:28 का। अब इसका ही अगर हमें D6 चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमें लगन देखना होगा कि लगन का डिसीजन कर लेते हैं। तो लगन 7:28, तो 7:28 में ये कौन से षष्टियांश में गए? दूसरे। और कौन सी राशि है यहाँ पर? सम राशि है, तो क्या हो गया? वृश्चिक राशि का ही रहा। तो चलिए, 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी आपको। क्योंकि लगन 7 डिग्री के हैं और यहाँ 7 डिग्री दूसरे षष्टियांश में आएगा, राशि सम है, इसलिए वृश्चिक राशि का ही लगन बना। अब राहु, राहु देव का तो हमने डिग्री लिखी नहीं थी, लेकिन राहु देव की डिग्री है 8 13। ठीक है, 8 13, तो 8 13 ही इनकी हो गई। चलिए, अब राहु देव 8 13 के, तो 8 13 का मतलब ये भी दूसरे षष्टियांश में हो गए, और राशि है विषम राशि। तो विषम राशि में ये वृषभ राशि में आ गए। यहाँ पे लिख देते हैं राहु देव। उसके बाद चंद्रदेव को देखेंगे। चंद्रदेव सम राशि में 9 12 की है, तो 9 12 का ये फिर से दूसरे षष्टियांश में हो गए, और सम राशि में होने के कारण वृश्चिक राशि में। चलिए, अब शुक्रदेव को देखिए 11 20, तो 11 20 का मतलब तीसरे षष्टियांश में। मैं बार बार षष्टियांश वर्ड यूज कर रही हूँ, मुझको बोलना चाहिए षष्ठांश। षष्टियांश कुछ और होता है, वो षडबल में यूज होता है। ये स्लिप ऑफ टंग है, षष्ठांश बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीसरे भाग में आ गए। तो तीसरे भाग में ये सम राशि में है, तो धनु राशि में जाएंगे। तो धनु राशि में शुक्रदेव आ गए हैं। ठीक है, धनु राशि में आ गए। सूर्य देव विषम राशि में है, 28 डिग्री के हैं, तो छठे भाग में आएंगे। तो विषम राशि में कन्या राशि में आ गए, कन्या राशि में सूर्य देव आ गए। अब मंगल देव 1 डिग्री के हैं, इसका मतलब हो गया पहला ही, और सम राशि में है, तो सम राशि में होने के कारण तुला राशि में जाएंगे। तो आ गए मंगल देव यहाँ। बुध देव वही, मंगल बुध देव भी वही आ जाएंगे तुला में, 1 डिग्री के हैं, सम राशि में है। केतु देव 3 नंबर यानी कि विषम राशि में 8 डिग्री के, तो विषम राशि में 8 डिग्री के, तो वृषभ राशि में केतु भी आ गए। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 8 डिग्री के, 8 डिग्री 13 मिनट, 8 डिग्री 13 मिनट दूसरे भाग में आएंगे। विषम राशि है, तो विषम राशि की वजह से ये भी वृषभ राशि में आ गए। चलिए, गुरुदेव कहाँ है? सम राशि में है, 3 डिग्री के हैं, तो सम राशि में 3 डिग्री के, तुला राशि में गुरुदेव आ गए। ठीक है। इसके बाद शनि देव 6 डिग्री के हैं, विषम राशि में 6 डिग्री के, तो वृषभ राशि में आ गए। तो शनि देव यहाँ आ गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक चार्ट हमें तैयार, ये क्या चार्ट है? D6 चार्ट हमें तैयार हो गया। ठीक, यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं कि ये हमने क्या बनाया है? D6 चार्ट बनाया है। और ये कौन सा चार्ट था? ये D1 चार्ट था। अब इसका फलादेश कैसे करें? अब हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि D6 चार्ट बनाते क्या देखने के लिए है। पहला तो क्वेश्चन यही है ना कि D6 चार्ट क्यों बनाया जाता है। देखिए, हमें भी ये पता है कि हम चार्ट्स को, जैसे हमने D2 चार्ट बनाया था तो दूसरे भाव का विस्तार था, D3 चार्ट बनाया तो तीसरे भाव का विस्तार है कुंडली के, D4 चार्ट बनाया तो कुंडली के चौथे भाग का विस्तार है, और D5 बनाया तो कुंडली के पांचवें भाग का विस्तार। तो इसी तरह से ये छठे भाव का। तो छठे भाव से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? रोग ऋण रिपु वाला भाव कहते हैं ना।
तो इसका मतलब हो गया कि D6 चार्ट से हमें रोगों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, बाधा के बारे में, चिंता के बारे में और ऋण भार के बारे में, यही तो विचार करते हैं, यही तो विषय है जो D6 हाउस से देखे जाते हैं। तो अगर हमें जातक के ऋण, रोग, शत्रु, विघ्न, बाधा, कष्ट और संताप का पता लगाना है, तो हमें D6 चार्ट को देखना चाहिए। अब इसमें देखें क्या कह रहे हैं कि इस वर्ग का लगन और लग्नेश शुभ और बलि ग्रह की दृष्टि युति पाए तो जातक के शत्रु हंता, निरोग वह स्वस्थ और बलशाली तथा विपरीत परिस्थिति और स्पर्धा में विजय पाने वाला होता है। स्पर्धा क्या क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिशंस। इस यहीं से स्पर्धा भी देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें नजर मारनी चाहिए किस पर? लगन पर। किस पर? लगन, लगन पर नजर मारनी चाहिए। तो लगन में हमने ये पाया कि यहां पर नीच के चंद्रमा है। नीच के चंद्रमा आ गए, ठीक है। अब नीच के जब चंद्रमा यहां पर आ गए, तो कोई भी ग्रह जब नीचस्थ हो जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो नीचस्थ चंद्रमा का लगन में ही होना एक कमजोरी को दर्शाता है। मतलब पर्सन इज प्रॉन टू डिजीजेस, ठीक है। शत्रु हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती है, उसके मन में चिंता हो सकती है, उसको हो सकता है ऋण भार हो। अब आगे और भी देखना चाहिए कि क्या इस पे कोई शुभ दृष्टि है। तो यहाँ पे तो राहु, केतु और शनि की अशुभ स्थिति है, ठीक है। तो ये तो पीड़ा में भी हो गए, पीड़ा में हो गए। नीचस्थ चंद्रमा पीड़ा में, तो ये जातक तो शत्रुओं से घिरा होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे और देखते हैं, ये आगे के नियमों को जानते हैं। जन्म कुंडली का षष्टेश यदि षष्टांश कुंडली के लगन से संबंध करें, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो षष्टेश जन्म कुंडली के हैं वो मंगल हैं। और D6 में भी क्या है? मंगल की ही राशि है। लेकिन बोल रहे हैं कि लगन से संबंध करे, तो क्या चंद्रमा का यहाँ, मंगल का यहाँ पहले भाव से कोई संबंध आ रहा है? यहाँ 12वें भाव से संबंध आ रहा है, ठीक है। तो लगन से संबंध बस इतना आ रहा है कि इनकी दूसरी राशि लगन में है। आगे देखते हैं। पहला पहला नियम क्या बोला? पहला नियम ये बोला कि D1 चार्ट का सिक्स्थ लॉर्ड D6 चार्ट के लगन से संबंध बनाए। अगर ऐसा होता है बनाए, तो ये सारी चीजें जो हमने लिखी हैं, रोग, शत्रु, बाधा, चिंता, ऋण भार, संताप, स्पर्धा, जातक को झेलना होगा, कलेश का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि षष्ठांश कुंडली के लगन लग्नेश का संबंध मंगल या केतु से होने पर, ये जो D6 चार्ट हमने बनाया है इसके लगन का संबंध पाप ग्रहों से हो जाए, मंगल से हो जाए, केतु से हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में जातक को रोग, शत्रु, बाधा, चिंता, ऋणभार, संताप, कलेश और स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि चंद्रमा नीच के और उन पर केतु की सप्तम दृष्टि।
चलिए तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। षष्ठांश कुंडली के 3, 11, 4 सद्भाव, 4 10 भाव का परस्पर संबंध ऋण, रोग व शत्रु से मुक्ति दिलाकर, चलो एक अच्छी बात पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं षष्ठांश कुंडली के तीसरे और 11, तीसरा भाव और 11वां भाव, तीसरे और 11वें भाव को ऑब्जर्व करना चाहिए। साथ साथ चौथे और 10वें को ऑब्जर्व करो। अब यहां ऑब्जर्व क्या करना है, इन भावों का परस्पर संबंध। अब देखिए क्या तीसरे और 11वें भाव का संबंध है। तीसरे के स्वामी है शनि और 11वें के स्वामी है बुध। तो शनि और बुध का कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो इन भावों का कोई संबंध दिखता नहीं, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ये शुक्र की राशि में बैठे हैं और ये भी शुक्र की राशि में बैठे हैं, बस इतना संबंध दिखाई दे रहा है कि दोनों ग्रह शुक्र की राशि में बैठे हैं। और कुछ नहीं। अच्छा चौथे और 10वें का संबंध देख लेते हैं। तो शनि और सूर्य में कोई संबंध दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे शनि और सूर्य में भी कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा, ना ही ये आपस में परस्पर केंद्र में है, ये भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर 3 11 का संबंध आ जाए या 4 या 10 का संबंध आ जाए तो भय से मुक्ति होती है। भय कौन, किस चीज का भय, किस चीज का भय? रोग शत्रु बाधा चिंता ऋण भार संताप स्पर्धा कलेश, इन सब के भय से मुक्ति होती है। वेरी गुड। चौथा बोल रहे हैं कि 2 12 तथा 2 12 या 6 8 भाव या भावेश, इन भावों का या इन भावेशों का संबंध मंगल से हो जाए। इनका संबंध 2 12, तो 2 12 का संबंध देख लेते हैं। 12वें भाव में तो खुद मंगल देव बैठे हुए हैं। चलिए 6 8 को देख लेते हैं। तो छठे भाव को मंगल देव देख रहे हैं। 8वें भाव बुध, तो देखिए मंगल और बुध एक साथ बैठ गए हैं। ठीक है। और यहाँ गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र का परस्पर स्थान परिवर्तन हुआ हुआ है। तो 2 और 12 भावों में देखें तो गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन, छठे और 8वें भाव में देखें तो मंगल और बुध का युति में बैठ जाना। तो यहां पर मंगल से संबंध तो आ ही रहा है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऐसे में रोग पीड़ा बढ़ने का भय रहता है, भय बढ़ता है। चलिए अगला सूत्र पढ़ें। अगला सूत्र कहता है कि 10th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का परस्पर संबंध जातक को कार्य क्षेत्र में सुख देता है। 10th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का पीएसी हो जाए तो जातक को सुख मिलेगा। तो यहाँ 10th लॉर्ड कौन है? सूर्य। और 6th लॉर्ड कौन है? मंगल। तो सूर्य और मंगल तो आपस में क्या बैठे हैं? द्विद्वादश होकर बैठे हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्यों लिया इसको, दशम भाव दशमेश और षष्टेश को क्यों लिया, बात यहाँ पे ये जानने की है। क्योंकि ये दशम से दशम है। तो देखिए 7 8 9, नहीं दशम का भाग्य है। दशम का भाग्य होने के कारण उन्होंने कहा कि अगर इनमें आपस में संबंध आ जाता है तो ये एक सुख की स्थिति बनती है, दशम का भाग्य होने के कारण। चलिए अगला सूत्र पढ़ लेते हैं। अगला सूत्र कहा गया है षष्ठांश कुंडली की अग्नि तत्व की राशि में स्थित अग्नि ग्रह जातक के बल और प्रताप की वृद्धि करके उसे सफलता और सुयश देते हैं। तो अग्नि तत्व की राशियां कौन सी होती है? 1 5 और 9। 1 5 9 में अगर अग्नि तत्व के ग्रह बैठ जाएं
तो अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के आधार पर अगर हम देखें तो अग्नि तत्व के ग्रह बैठेंगे तो अच्छे माने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सूत्र आगे आ गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि D1 का फोर्थ लॉर्ड, D1 का फोर्थ लॉर्ड D6 चार्ट में अच्छी स्थिति में होना चाहिए, वरना दुख कलेश रहेगा। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर फोर्थ लॉर्ड कौन हुए? शनि। शनि D6 में अपने मित्र की राशि में स्थान बली होकर यहां बैठे हैं। कहा? 7th हाउस में। तो ये एक स्थिति अच्छी हो गई। ठीक है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि राहु केतु ही पीड़ा के कारण होते हैं, रोग पीड़ा ये सब ये देते हैं। तो इनको कहाँ पे माना जाना चाहिए? षष्ठांश कुंडली के छठे भाव में। ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ विद्वानों ने राहु केतु को रोग पीड़ा का कारक माना है, तो अन्य मनीषी शनि को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, और षष्ठांश कुंडली के छठे भाव या षष्ठेश से शनि राहु केतु का संबंध आने पर रोग पीड़ा और शत्रु का भय। राहु केतु या शनि का संबंध अगर 6th हाउस से आ जाए, किसमें? D6 चार्ट में, तो कहते हैं प्रॉब्लम बढ़ जाती है, परेशानियां आती हैं। तो यहाँ पे ये 7th हाउस में है, तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन शायद नहीं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि छठे भाव को अगर हम बहुत विस्तार पूर्वक देखें तो मुकदमे आदि आदि का विचार भी यहीं से किया जाता है। तो कलेश के साथ यहाँ पे हम मुकदमा भी शब्द यूज कर लेते हैं। ठीक है, लिटिगेशन जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ सूत्र लगाकर हम ये देख सकते हैं कि किसी की कुंडली में, तो ये कुंडली देखने पे तो हमें स्थिति कुछ लास्ट के पॉइंट्स में तो सुधरी हुई दिख रही है इनमें, बाकी स्थिति तो अच्छी दिखाई इस चार्ट में नहीं दे रही है। तो इसी तरह के सूत्र लगाकर आप D6 चार्ट को रीड कीजिएगा। थैंक यू।